हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है ये, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। ये बात हम लोगों ने देखी। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है ये हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किस तरीके से निकाला जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख ली थी। आज जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि प्रत्यावर्ती धारा में हमें कुछ सर्किटों के बारे में पढ़ना है, कुछ परिपथ के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मेनली जो प्रत्यावर्ती धारा में जो हम लोग परिपथ बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, अमूमन वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो संधारित्र का यूज करते हैं, प्रेरण कुंडली का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के अब हम लोग आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसी के परिपथ, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एसी का जो परिपथ बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक आपका प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। तो नंबर एक किससे मिलकर बनेगा? प्रतिरोध से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का आप जानते हैं संकेत इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका क्या है? संकेत है। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल आर होता है प्रतिरोध का। दूसरा यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो संधारित्र यूज करते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में। संधारित्र जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी, इसकी दोनों प्लेटें हमेशा बराबर रहनी चाहिए। अगर एक प्लेट छोटी या एक प्लेट बड़ी हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसको तब बैटरी बोल देंगे। तो अभी ये हमारा क्या हो गया? संधारित्र हो गया। और तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वो यूज करते हैं प्रेरण कुंडली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रेरण कुंडली। और प्रेरण कुंडली को जो बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, और प्रेरण कुंडली को हम लोग एल से लिखते हैं। तो ये तीन चीजों की सहायता से हमारा क्या बनता है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ बनता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती परिपथ कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। प्रकार तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो बेटा मिलता है आर सर्किट। तो पहला हमारा हो जाएगा आर परिपथ। दूसरा हमारा हो जाएगा कोई भी ले लीजिए सी परिपथ। तीसरा हमारा जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा एल परिपथ। तो ये हमारे क्या होते हैं? सिंगल सर्किट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सिंगल सर्किट। तो तीनों के तीनों क्या है? सिंगल सर्किट। फिर चौथे नंबर पे आएगा हमारा डबल सर्किट। ये हमारे पास आएगा एल आर। फिर आपके पास आएगा पांचवा सी आर परिपथ। और यहाँ पे जो छठा है वो हमें पढ़ना है एलसी परिपथ। एलसी परिपथ को टैंक परिपथ भी बोला जाता है, यानी टैंक सर्किट भी बोला जाता है, इसका नाम टैंक सर्किट। और सातवां जो हमारा होता है वो होता है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। यहाँ पर तीन आपके सिंगल सर्किट होते हैं, तीन डबल सर्किट होता है, एक आपका क्या होता है? ट्रिपल सर्किट होता है। इन चीजों को पढ़ने के बाद आज की जो कि हमारी ये क्लास जो है थोड़ा सा बेसिक रहेगी। तो इन चीजों को इसको पढ़ने के बाद हमें तीन शब्दों के बारे में पढ़ना है। पहला एक शब्द है प्रतिरोध, सिंबल कैपिटल आर होता है। दूसरा जो हमारा है वो है प्रतिघात, इसका सिंबल एक्स से लिखते हैं इसको। और तीसरा जो हमारा है वो है प्रतिबाधा। क्या है? प्रतिबाधा। यानी इसको जेड से लिखते हैं। इन तीन शब्दों के बारे में समझना है। एक्चुअल में तीनों के तीनों क्या है? अवरोध हैं। यानी ये तीनों के तीनों क्या है? अवरोधक हैं। ये क्या है? तीनों के तीनों अवरोधक हैं। तो जब प्रतिरोध यानी धारा के मान में रुकावट डालने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। यानी जब किसी वायर में करंट को भेजा जाता है
तो कुछ करंट में जो अवरोध पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। इसी तरीके से जब किसी कुंडली, प्रेरण कुंडली या किसी संधारित्र, क्या कहा मैंने? प्रेरण कुंडली या किसी संधारित्र में जो अवरोध पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। एक वायर में मैंने भेजा, वायर में भेजा, जो अवरोध पैदा हो रहा है, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कह रहा हूं? प्रतिरोध कह रहा हूं। लेकिन प्रेरण कुंडली या संधारित्र, प्रेरण कुंडली या संधारित्र में जो अवरोध पैदा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिघात। तो प्रतिघात कहां कहां देखने को मिलेगा? एक तो कुंडली में प्रतिघात होगा तो उसको लिखेंगे एक्सएल से, और दूसरा बेटा अगर कुंडली में नहीं, अगर संधारित्र में प्रतिघात हुआ तो उसे काहे से लिखेंगे? सी से लिखेंगे। तो एक्स का मतलब है प्रतिघात और एल का मतलब क्या है? कुंडली। तो कुंडली में जो अवरोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। या संधारित्र में जो अवरोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। क्लियर है? तो हालांकि ये तीनों हैं ही प्रतिरोध, और तीनों का मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है, पर इनका नाम अलग अलग है। अगर कुंडली में यही प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा तो उसे प्रतिरोध ना कह के क्या कह रहे हैं हम लोग इसको प्रतिघात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये संधारित्र में पैदा हो रहा है प्रतिरोध तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रतिघात बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही किसी वायर में पैदा हो रहा है प्रतिरोध तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध कह रहे हैं। नॉर्मल सी बात हम लोग इतनी समझ गए। तो संधारित्र के प्रतिरोध को कहां से लिखेंगे? एक्ससी से लिखेंगे, और कुंडली के प्रतिघात को कहां लिखेंगे? एक्सएल से लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां पर मान लीजिए ये तो क्या हो गया? सिंगल सर्किट। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, आगे हम पढ़ेंगे सर्किट के बारे में, हम यहीं पे समझा देते हैं। प्रतिघात का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए यहां पर आपने कुंडली लगा दी, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसमें क्या हो? अवरोध ना हो, अवरोध ना हो। तो यहां पर इस कुंडली में जो अवरोध पैदा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। या ये कहानी ऐसी भी हो सकती है कि इस कुंडली की जगह पे यहाँ पर क्या हो सकता है? संधारित्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? संधारित्र भी हो सकता है। सी। तो यहाँ पर जो अवरोध पैदा हो, प्रतिरोध पैदा हुआ उसे क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। लेकिन सपोज करो अगर इसी कुंडली में हमने क्या किया? कुंडली तो लगाई ही लगाई है, साथ में हमने क्या लगा दिया? संधारित्र भी लगा दिया। क्या लगा दिया? संधारित्र भी लगा दिया। तो इस संधारित्र में अब जो अवरोध पैदा होगा क्या होगा? यानी इन दोनों में जो अवरोध पैदा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात नहीं कहेंगे। जब अकेले कुंडली, अकेला कुंडली हो या अकेली संधारित्र हो तो वहां पे जो अवरोध पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। लेकिन किसी सर्किट का हम निर्माण कर रहे हैं और उस सर्किट में आप चाहे कुंडली प्रतिरोध लगा दो, संधारित्र प्रतिरोध लगा दो, या कुंडली और संधारित्र लगा दो, तो वहां पर इन दोनों की वजह से जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। तो प्रतिघात मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक आपके पास क्या लगे हों? अवरोधक लगे हों, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। तो यहाँ पर देखो ये कुंडली एल लगी हुई है और संधारित्र बेटा क्या लगा हुआ? सी। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर धारा में जो अवरोध पैदा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो क्या हुआ कि अगर एक नॉर्मल सर्किट है हमारे पास, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर क्या किया? एक सिंपल सा हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया, तो यहाँ पर जो अवरोध पैदा होगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन कुंडली या संधारित्र की वजह से जो अवरोध पैदा होगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। लेकिन कुंडली और संधारित्र दोनों की वजह से अवरोध पैदा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। क्या ये इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। ठीक, ये कहानी आपको समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर एक अगली टॉपिक और मुझे पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कलांतर, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, और हमने यहाँ पर फेज डिफरेंस यानी कलांतर की बात की थी। कलांतर को बेटा कहे लिखते हैं? फाई से। यहाँ पर कलांतर को कहे से लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। अब ये कलांतर होता क्या है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कलांतर मतलब कला और प्लस अंतर, यानी कला में अंतर। तो किसकी किसकी कला में अंतर? तो याद रखना, धारा और विभव की कला में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। तो यहाँ पर कलांतर निकालने के लिए आपके पास दो काम होते हैं। अब कलांतर में हमने कला शब्द की बात की, कला में अंतर मतलब क्या है? कलांतर है। हमने इससे पहले देखा था कि कला क्या होती है। तो कला हमने आपको बताया था, कला वो कारक है
जो किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और स्थिति के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास विभव की भी कला होगी और धारा की भी कला होगी। तो सपोज करिए यहाँ पर अगर मैं एक फार्मूला लिखूं, यहाँ पर आप देखिए तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस ये बेटा फाई, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, और तथा और V बराबर फार्मूला हमने माना V0 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास दो फार्मूले बन गए। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास बेटा जो आई है ये क्या है, धारा की कला है, और ये हमारे पास क्या है, विभव की कला है। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम धारा की कला से विभव की कला को घटा दें या विभव की कला से धारा की कला को घटा दें, तो हमारा नॉर्मली क्या निकल आएगा, कालांतर निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर करेंगे ये, हमेशा याद रखना आपको धारा की कला से हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम विभव की कला से हमेशा क्या निकालेंगे, धारा की कला को घटा देंगे। ठीक है, बात एक ही है। देखो अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 4 और 7 और 4 में कितने का अंतर है, तो हम नॉर्मली इसको घटाते हैं, आप कहेंगे 3 हुए सब। मैं आपसे कहूँ कि 4 और 7 में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे नॉर्मली 4 का अंतर है, सॉरी 3 का अंतर है, -3 का अंतर। तो ये बेटा अंतर नहीं है, ये तो आपने घटाया। अंतर जो होता है वो इस तरीके का साइन होता है। 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 है, और 3 और 7 में कितने का अंतर है, सॉरी 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो एक मतलब ये है 4 और 7 का अंतर पूछा जाए या 7 और 4 का अंतर पूछा जाए या 4 और 7 का अंतर पूछा जाए, तो अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा। उसी तरह से हमसे क्या पूछा गया, कलांतर। तो कलांतर का मतलब क्या हुआ, कला प्लस अंतर, यानी कलाओं में अंतर। किसकी किसकी कला में अंतर, धारा की कला और विभव की कला में जो अंतर है उसे को हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कलांतर कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो विभव की कला से इसको घटा दो या इसकी कला से इसको घटा दो, तो हम एक काम करेंगे, हमेशा हम धारा की कला से विभव की कला को घटाएंगे। किससे, तो धारा की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, माइनस विभव की कला क्या है, ओमेगा टी, घटा देंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, कलांतर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। तो कलांतर के लिए हमें एक बात ये याद रखनी है कि हमेशा धारा की कला से हम लोग क्या करेंगे, विभव की कला को घटाएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कलांतर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें दो चीजें और पढ़नी है यहाँ पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कला आरेख। क्या पढ़ते हैं, कला आरेख, फेज डायग्राम। तो ये कला आरेख क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर बेटा जो कला आरेख होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है अग्रगामी, लीडिंग, अग्रगामी, इसको बोला जाता है लीडिंग, और दूसरा हमारे पास होता है पश्चगामी, इसको बोला जाता है लैगिंग। एक होता है आपका लीडिंग और दूसरा क्या होता है, लैगिंग। यानी एक अग्रगामी है और दूसरा क्या है, पश्चगामी है। यहाँ पर अग्रगामी और पश्चगामी का मतलब है, अग्रगामी का मतलब आगे और पश्चगामी का मतलब पीछे। तो कौन आगे है कौन पीछे है ये आप नॉर्मली जान सकते हैं, समझेंगे आगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, इस बात को समझने के लिए कि अग्रगामी कब है पश्चगामी कब है, तो हमें कुछ निर्धारित करना होगा। कि जैसे सपोज करिए कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि भैया मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं, बोर्ड मेरे पीछे तो मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं। एक बात तो ये हो गई। मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूं कि बोर्ड मेरे पीछे है। भाई बात दोनों एक ही है कि अलग अलग है। मैंने कहा कि मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं, भाई मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं। मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूं, तो दोनों का मतलब यही हुआ। तो जब यहां पर हम फेज आरेख बनाएंगे तो अग्रगामी और पश्चगामी जानने के लिए हम लोग बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, धारा के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो विभव के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, धारा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहां पर जैसे मान लीजिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो याद रखना यहां पर एक चीज कंपलसरी है ये, कि हमेशा एक्स एक्सिस पे हमको किसको लेना है, धारा को लेना है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम बेटा किसको लेंगे, धारा को लेंगे,
तो विभव को हम बेटा कहाँ लेंगे, विभव को हम सर ले लेंगे y एक्सिस पे लेंगे, विभव को कहाँ लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि धारा, अब ये देखो इसके बीच में कितना कोण बनना है, 90 डिग्री, कितना बनना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/2, पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग करोगे तो π/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धारा विभव से π/2 क्या है, अग्रगामी है। तो जब धारा ऊपर हो और विभव कहाँ हो, नीचे हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। यानी ये धारा की कला है और ये विभव की कला है। तो अंतर कितना है, π/2 का है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कलांतर। तो इनकी कलाओं में कितना अंतर है, π/2 का। तो हम क्या कहेंगे कि धारा विभव से π/2 क्या है, अग्रगामी है। अगर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाइएगा। इस बार धारा को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है और ये वाई एक्सिस। ये धारा यहाँ पर क्या रहेगी, आई, और ये हमारा क्या रहेगा, विभव वी रहेगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये देखिए धारा क्या है, नीचे है, धारा नीचे और विभव क्या है, ऊपर, यानी धारा क्या है, पश्चगामी है। और ये यहाँ पर धारा क्या है, ऊपर है और विभव नीचे, यानी धारा क्या है, अग्रगामी है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे धारा विभव से π/2 कितना बेटा, π/2 क्या है, पश्चगामी है। यहाँ पर धारा क्या है, विभव से π/2 अग्रगामी। यानी इसको बनाने के लिए आपको याद रखना है कि धारा को हमेशा ऊपर लेना है और विभव को नीचे लेना। किस केस में, अग्रगामी केस में। और जब पश्चगामी का केस होगा तो धारा को नीचे रखना है और विभव को ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी जिसको आपको चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, हम सर्किट पढ़ने से पहले, ये हमें 7 सर्किट पढ़ने हैं। और ये इसमें जो इस सर्किट में जो होता है अवरोध, उसको प्रतिरोध बोला जाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर इन दोनों में जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिघात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिघात। लेकिन जो सी सर्किट का प्रतिघात होता है उसको एक्सी बोला जाता है, जो एल सर्किट का प्रतिघात होता है उसको एक्सएल बोला जाता है। यहाँ पर इन दोनों सर्किट में, यानी जो हमारे बाकी बचे हुए सर्किट हैं, ये वाले चारों के चारों सर्किट, इन सब में क्या होती है, प्रतिबाधा होती है। क्या होती है, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। क्लियर है। तो इन चारों सर्किट में क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहला सर्किट जिसका नाम है आर सर्किट। तो देखिए बेटा, अब हम लोग जो पहला सर्किट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर सर्किट। आर सर्किट पढ़ना है, ये चीजें आपको याद रखनी, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 102 बार आप देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं कि एक बार में नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब हम उनको 1-2 बार देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीजें हमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर 1 है हमारे पास, आर परिपथ। ये आर परिपथ है, मतलब सर्किट में सिर्फ क्या जुड़ा होगा, प्रतिरोध जुड़ा होगा, नाम से पता चल रहा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। ये प्रतिरोध है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा दिया और इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये हमारा क्या है, एसी करंट, एसी स्रोत है। यहाँ से एसी करंट आई बह रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना, आर है, तो इस रेजिस्टेंस का विभव कितना होगा, वी आर होगा। ये इसका सर्किट बन गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे हम करेंगे, एक को समझ गए तो बाकी सब हो जाएंगे। तो V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा था। I यानी कुछ हमें ऐसा परिवर्तन करने हैं कि इसका उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, इसका। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसका मुझे उपयोग करना है और मुझे I फाइंड करना है, I को ज्ञात करना है। I कैसे आए, इसमें हम क्या परिवर्तन करें कि जो हमको I मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या करें, R से भाग दे दें। तो V अपॉन R हो जाएगा और V0 अपॉन क्या हो जाएगा, R, और ये ओमेगा टी। क्लियर है। V अपॉन R बराबर क्या होता है, I, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I0 और ये हमारे पास हो जाएगा साइन ओमेगा टी, समीकरण 2।
ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 2। हमें बेटा समीकरण 2 बनने के बाद अब हमें बेटा यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पर निकालना होगा कलांतर। क्या निकालते हैं, कलांतर। और हमने आपको कलांतर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था, कलांतर यानी फाई। तो कलांतर निकालने के लिए हम कला से विभव की कला को घटाएंगे। तो यहाँ पर धारा तो ये है और धारा की कला कौन सी हो जाएगी, ये, और यहाँ पर विभव ये है और विभव की कला क्या हो जाएगी, ये। तो धारा की कला मतलब क्या हो जाएगी, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, धारा की कला और माइनस विभव की कला, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी हमारे पास जो कलांतर आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब बेटा हम क्या करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं, कला आरेख जिसको आप लोग कह रहे थे, अगर हम इसका क्या करें बेटा, ग्राफ बनाएं। तो यहां पर देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे तो विभव रहेगा, सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी बेटा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो धारा कहाँ रहेगी, एक्स एक्सिस पे रहेगी, और इस वाई एक्सिस पे बेटा क्या रहेगा, विभव रहेगा। तो धारा कहाँ रहेगी, एक्स एक्सिस पे रहेगी, और विभव हमारा बेटा कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखा जाए तो विभव वी आर है, विभव क्या है, वी आर है। तो अब ये वाई एक्सिस पे नहीं है, कहाँ है, विभव वी आर। यानी धारा की कला में और विभव की कला में कोई अंतर है ही नहीं। यानी धारा की कला ये क्या हो गई, धारा की कला, और ये बेटा किसकी हो जाएगी, विभव की कला, क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि धारा की कला विभव के साथ, धारा विभव के साथ कहाँ है बेटा, समान कला में है, समान कला में है। बात समझ में आई है? यानी धारा की कला और विभव की कला एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। ना तो यहाँ पर लैगिंग है और ना ही यहाँ पर लीडिंग है, ना ही यहाँ पर धारा विभव से अग्रगामी है, ना ही यहाँ पे धारा विभव से पश्चगामी है। यानी धारा और विभव क्या है, एक साथ, दोनों क्या है, समान कला में हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बेटा फेजर आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख कैसे बनाएंगे, याद रखना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, वाई। दो हमने एक्सिस ले ली, एक एक्सिस और दूसरी वाई। यहाँ पर इन दोनों का परिणामी हम लोग क्या मानेंगे, वी। यहाँ पर बेटा ये इसका क्या हो जाएगा, परिणामी वी हो जाएगा। क्लियर है? और ये इसके साथ हमेशा क्या करेगा, ओमेगा टी, यानी कलांतर है ये इतना कोण बनना, सॉरी ये क्या है, इतना कोण बनना, यही हमारा क्या है, कलांतर है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अगर हम इनका परिणामी निकालें तो यहाँ पर विभव की कला में ही क्या है, धारा की कला है। विभव की कला पर क्या है, धारा की कला है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि विभव की कला और धारा की कला है, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, फेजर आरेख हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको आर सर्किट में हमने पढ़ाई। परिपथ किस तरीके से बनाया जाएगा, कलांतर क्या होगा, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा नीचे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसका फेजर आरेख किस तरीके से बनेगा, ये आपको बात याद रखनी है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग अगला सर्किट देखते हैं। अगला सर्किट हमारे पास बेटा होगा सी सर्किट। कौन सा सर्किट होगा, सी सर्किट। आज कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी सिंगल सर्किट हैं उनको पढ़ लिया जाए, और कल जो शुरुआत करेंगे वो डबल सर्किट के साथ करेंगे। अगर आज हो जाता है तीनों सिंगल सर्किट तो आज ही पढ़ लेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो इसको हम कल की डेट में पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, जितना कठिन लग रहा था उतना कठिन अब ये नहीं है। आर सर्किट के बाद हम लोग जो बेटा पढ़ने वाले हैं सी परिपथ। तो सी परिपथ का जब चिन्ह परिपथ बनाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया था, प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स लगाया था, और ये देखिए हमने इसको इस तरह से लगा दिया। अरे भाई ये टेढ़ी हो गई। ये देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, सी है, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, वीसी हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की है, और ये क्या है, एसी करंट का सोर्स है। आप लोग जानते थे कि V बराबर क्या हो जाए, V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण 1। ये कहानी है।
अब हमें कुछ ऐसा परिवर्तन इसमें बेटा करना है कि जिससे हम क्या करें, इसको आई में बदल सकें। काहे में बदल सकें, आई में बदल सके। क्या आपके पास कोई ऐसा तर्क है जिससे हम क्या करें, इस v को आई में बदल सकें? क्या ऐसा रिलेशन कभी आपने पढ़ा है कि जिसमें v का संबंध कहीं ना कहीं आई के साथ रहा हो, या इसकी सहायता से हम लोग आई को प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए और फिर हमको जल्दी से बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किंतु आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्यू बराबर सी इंटू वी, पढ़ा था कभी, याद आ रहा है? सी मतलब क्या है, संधारित्र, तो हमने लगाया क्या है, परिपथ में संधारित्र लगाया। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। इसलिए बेटा किससे, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर सी, और v की जगह पे ये मान रखोगे तो v नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, क्या q का संबंध i के साथ होता है? बिल्कुल होता है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके टाइम में, यानी इसके बटे में क्या लाना है, t लाना है। तो बटे में t लाने के लिए हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष जब बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये बेटा हो जाएगा मेरा डी क्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी वी नॉट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी डी क्यू बाई डी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो सी वी नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी बाई डी टी, और यहाँ पर हमारे पास है ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। और साइन ओमेगा टी का अगर हम बेटा क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, तो याद रखना है बेटा, हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा, ध्यान से सुनिएगा, सी वी नॉट, इसका हम करेंगे तो आएगा कॉस, ये टी के गुणे में ओमेगा है तो आगे आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो आप लोग हमको जल्दी से बताइए, ठीक। यहां पर ये क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे आगे एक समस्या अभी भी आ गई। वो समस्या क्या आई कि अब यहाँ पर देखिए आई बराबर सी इंटू वी नॉट हो गया, और ये ओमेगा मान लीजिए बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है कॉस ओमेगा टी। अब सवाल ये है कि हमको कॉस ओमेगा टी बचा तो है सर, तो हमने तो आई का मान जो निकाला था जब धारा का उत्पादन किया था, तो वहां पर हमने तो पढ़ा था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी साइन ओमेगा टी। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से कॉस को हटाना होगा। और आप लोगों ने बचपन से पढ़ा, 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, गलती देखो क्या पढ़ा है बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। अगर ये कॉस थीटा है, इतने पूरी वैल्यू को हम क्या करें बेटा, थीटा मान लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा, और ये हमारा बदल जाए किसमें, साइन 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, थीटा है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये हम लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो यहां पर देखो हमने v का उपयोग किया, और v के उपयोग करके ही हमने किस में बदला है, i में बदला। तो पहला काम है सर्किट बनाना, दूसरा काम है v का उपयोग करो और उसके i के पदों में बदलना, जिससे हमारा ये समीकरण बन सके। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, इसकी हमारे विभव की कला है, और ये हमारे पास क्या है, धारा की कला है।
तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे सर, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कलांतर। तो कलांतर होता फाई, तो विभव की कला कितनी, धारा की कला क्या, फाई बाई टी ओमेगा टी माइनस विभव की कला क्या है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी कट जाएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो कलांतर कितना है 5/2 है। कलांतर का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो धारा क्या होगी, यहाँ पर अग्रगामी होगी। धारा क्या होगी, अग्रगामी। अगर यहाँ पर कलांतर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब धारा क्या है, अग्रगामी है। अगर यही कलांतर निगेटिव आता तो धारा हमारी क्या होती बेटा, पश्चगामी हो जाती। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात और समझो, यहाँ पर जैसे तुमने इसके बराबर ये लिख दिया है कि हाँ भैया आई नॉट, तो यहाँ पे बता भी देना हाँ भैया कि आई नॉट कहाँ से आया है, तो आई नॉट आया है सी ओमेगा वी नॉट, और ओमेगा से हमारा क्या आया है, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अभी हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो यहाँ पर चीजें हम मानते हैं वो हमें आगे यूज करनी है। ठीक है, ये कलांतर हो गया। कलांतर के बाद हम बेटा क्या बनाएंगे, कलारेख बनाएंगे। कलारेख यानी इसका क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखो थीटा का मान कितना पाई/2 है, तो यानी ये अग्रगामी है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी धारा, और इस वाले लाइन पे ये क्या है, इसमें धारा अग्रगामी है और विभव क्या है पश्चगामी है। तो कितना अग्रगामी है, तो भैया क्या कहोगे पाई/2 क्या है अग्रगामी है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि धारा विभव से पाई/2 क्या है अग्रगामी है। धारा विभव से पाई/2 क्या है अग्रगामी है। कैसी है, अग्रगामी है। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिखोगे अतः आई वीसी से पाई/2 क्या है पाई/2 पश्चगामी, सॉरी अग्रगामी है। ठीक है, अब हम बेटा इसका क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। पूरा देखो पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा। सर्किट बनाया, V का उपयोग करके I में बदला, कलांतर निकाला, कलारेख बनाया। अब हम क्या बना रहे हैं, फेजर आरेख। फेजर आरेख बनाने का हमने आपको निंजा तरीका बताया था। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई है, और इसका ये परिणामी क्या है V है, ये इसका क्या है परिणामी V है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या है विभव की कला है, और ये विभव इसके साथ क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है, ये कलांतर है ओमेगा टी। ये क्या है विभव की कला है, और विभव की कला से धारा की कला क्या है पाई/2 अग्रगामी है। तो अग्रगामी का मतलब हम इधर बढ़ेंगे, अगर पश्चगामी कहता तो हम कहाँ जाते नीचे, तो इधर हमें कितना जाना पाई/2 जाना। तो ये क्या है विभव की कला, तो इधर से हमें कितना जाना है पाई/2। तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये इस तरीके से ये किसकी कला हो जाएगी, ये धारा की कला हो जाएगी। और कितना आगे है ये पाई/2 क्या है आगे। बात समझ में आ गई? तो ये धारा की कला है और ये क्या है विभव की कला है। तो धारा की कला विभव की कला से क्या है अग्रगामी है। और यहां से अगर इस एक्सिस के साथ हम धारा की कला को निकालें तो टोटल हमें क्या मिलेगी, तो टोटल हमें मिलेगी पाई/2 प्लस ये हमें क्या मिल जाएगी ओमेगा टी, यानी इससे ये जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बेटा क्या किया, इसका फेजर आरेख भी हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, जल्दी से आप इसको बना लीजिए। और आज की क्लास इतनी ही, कल हम लोग देखेंगे सर्किट नंबर 3 एल सर्किट। तब तक के लिए आप ये 2 सर्किट बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।